स्टूडेंट्स, अब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लास्ट टॉपिक पर हैं जिसे हम कोरोजन कहते हैं या कोरोजन का मतलब है संक्षारण। तो क्या है कोरोजन? यह एक ऐसा रिएक्शन है या ऐसा एक प्रोसेस है जिसमें जो मेटल्स एटमॉस्फेयर में या वायुमंडल में उपस्थित होती हैं वो एटमॉस्फेयर की हवा या मॉइस्चर, जैसे नमी होती है एटमॉस्फेयर में, तो हवा को या नमी को लेकर उससे रिएक्ट कर जाती हैं। और रिएक्शन जब होगी तो एटमॉस्फेयर में नॉर्मली क्या मिलती है? ऑक्सीजन होती है, और उस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये ऑक्साइड्स बना लेते हैं। जब मेटल ऑक्साइड्स या धातु ऑक्साइड्स के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं तो इससे जो प्योर मेटल्स हैं, जो धातु हैं, उनमें एक लॉस हो जाता है, क्षति हो जाती है। जैसे उदाहरण अगर लेते हैं हम, तो गोल्ड, प्लेटिनम और पैलेडियम, ये तो बहुत स्टेबल हैं, बहुत स्थायी हैं। इसके अलावा सारी धातुएं, सारी मेटल्स जो हैं वो एटमॉस्फेयर में या वायुमंडल से क्रिया कर लेती हैं। वायुमंडल से क्रिया का मतलब वायुमंडल में उपस्थित हवा से, नमी से, ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं। और ये जो क्रिया है इसको हम कहते हैं संक्षारण या कोरोजन। अब उदाहरण के लिए आप लोग जो चांदी है देखा होगा, सामान्य तौर पर जब बहुत समय तक चांदी रहती है तो उस पर वो हल्की सी काली पड़ने लगती है, और उस हल्के भूरे या काले रंग की जो परत का जमना है वो कोरोजन की वजह से होता है। फिर पीतल है, तांबे के बर्तन हैं जो पुराने जमाने में यूज किए जाते थे, अभी भी कुछ पीतल के बर्तन हैं, उन पर भी एक नीली सी हरी सी परत जम जाती है। उसी तरह से स्टील है, स्टील की चमक कम हो जाती है। घर में जो शुरू में लाते हैं स्टील खूब चमकदार होता है, धीरे धीरे उसकी चमक कम होने लगती है। लोहे पर जंग लगना जो एक बहुत सामान्य चीज है, लोहे के नल होते हैं, लोहे के पाइप होते हैं, धीरे धीरे भूरे रंग में परिवर्तित होने लगते हैं, और जिसमें हम बहुत सामान्य रूप से कहते हैं कि देखो इस पर जंग लग गया है पानी की वजह से। तो ये सारी चीजें जो हैं वो कोरोजन के उदाहरण हैं। और कोरोजन का सामान्य सा जो अर्थ है वो ये है कि कोरोजन में धातु या मेटल की हानि हो रही है। मेटल जो है वो धातु ऑक्साइड्स के रूप में परिवर्तित होकर धीरे धीरे क्षति हो रही है। अब अगर हमें डेफिनेशन देनी है कि कोरोजन क्या है, तो धातु व मिश्र धातु की सतह का वायुमंडलीय कारकों के द्वारा शैने शैने विनाश या क्षय होना, यानी मेटल्स या मिक्स्ड मेटल्स के लेयर पर, सरफेस पर एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स के द्वारा धीरे धीरे लॉस बाय फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स इज कॉल्ड कोरोजन। वायुमंडलीय कारक या एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? जैसे सबसे पहला पानी, बारिश होती है, पानी आ गया। दूसरा, वातावरण में उपस्थित गैसें, कई तरह की गैसें होती हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और अन्य क्रियाशील द्रव माध्यम धातु की सतह पर क्रिया कर सकते हैं। दूसरे रिएक्टिव लिक्विड्स भी हो सकते हैं, वो क्रिया या रिएक्शन कर सकते हैं, जिसके कारण मेटल्स जो हैं वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाती हैं, और ऑक्सीडाइज्ड या ऑक्सीकृत होने के बाद ये ऑक्साइड्स बना लेती हैं, हाइड्रोक्साइड्स कन्वर्ट हो जाती हैं, कार्बोनेट्स और सल्फेट्स आदि यौगिक बनाती हैं। तो कितनी तरह की चीजें वायुमंडलीय फैक्टर्स के रूप में हो गई? पानी है, गैसेस हैं, या कोई रिएक्टिव लिक्विड है। तो एक बहुत सिंपल सा मेटल, लोहा, हम आयरन घर में यूज करते हैं, आयरन के पाइप्स होते हैं। पुराने जमाने में आयरन के नल, लोहे के नल भी हुआ करते थे, और उन पर जंग लग जाता है, हम उसको कहते हैं जंग। तो ये जो जंग लगना है ये भी एक तरह का कोरोजन है। जंग में होता क्या है? तो जंग को जो है वो केमिकल रूप में हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। मतलब
आयरन जो आयरन है Fe है, वो ऑक्साइड्स के रूप में कन्वर्ट हुआ फेरिक ऑक्साइड के रूप में Fe2O3, और उसके साथ हाइड्रेटेड फॉर्म में वाटर मॉलिक्यूल्स भी हैं। तो ये जो है वो जंग या रस्टिंग का केमिकल फॉर्मूला है। वायुमंडल में उपस्थित मॉइस्चर, नमी, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये तीन चीजों की वजह से जो है वो लोहे पर रस्टिंग हो जाती है या जंग लग जाती है। और ये तीनों चीजें आपको पता है कि हमेशा उपस्थित रहती हैं। तो जब बारिश का मौसम होता है, मॉइस्चर ज्यादा हो जाती है, उस स्थिति में अक्सर आपने देखा होगा कि जो लोहे के पाइप्स हैं वो बाहर से बहुत भूरे भूरे से हो जाते हैं, क्योंकि नमी भी है, पानी भी है और ऑक्सीजन भी है। तो तीनों की प्रेजेंस में कोरोजन हो जाता है। टाइप्स ऑफ कोरोजन, कितने प्रकार का कोरोजन हो सकता है? तो वायुमंडल में दो प्रकार के कोरोजन पॉसिबल है। पहला है गैसीय वायुमंडल द्वारा कोरोजन, यानी कोरोजन जो है वो गैसियस एनवायरनमेंट के द्वारा हो। और दूसरा है कि कोरोजन बाय द लिक्विड्स और सॉल्यूशंस, यानी द्रवों या विलयन के द्वारा होने वाला कोरोजन। तो दो चीजें डिपेंड करती हैं कोरोजन के लिए, एक गैस और दूसरा लिक्विड्स या सॉल्यूशन। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे गैसीय वायुमंडल द्वारा कोरोजन क्या होता है। मैं संक्षारण नहीं बोल रही क्योंकि टिपिकल वर्ड है हिंदी का, नॉर्मली हम इसको कोरोजन ही बोलते हैं। इसमें धातु तथा वायुमंडल में उपस्थित जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, ऑक्सीकारक पदार्थ हैं, उनकी केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया होती है धातुओं के साथ और वो कोरोजन का कारण बनते हैं। इस प्रकार के कोरोजन में मेटल जो है वो एटमॉस्फेयर में उपस्थित गैसों से सराउंडेड है, घिरा हुआ है, और जिसके कारण इसमें दो इफेक्ट्स हो सकते हैं। यानी मेटल है वो खुली जगह पर है और वो एटमॉस्फेयर में उपस्थित गैसों से घिरा हुआ है। उससे दो इफेक्ट हो सकते हैं। जो एटमॉस्फेयर में उपस्थित गैसें हैं वो क्या करती हैं, उसकी वजह से या तो जो धातु है वो धीरे धीरे क्षय होने लगती है, लॉस होने लगता है, धातु कम हो जाती है, और या धातु के जो प्रॉपर्टीज हैं, जो गुण हैं, उनमें परिवर्तन होने लगता है। तो हम कह सकते हैं कि जो गैसीय वायुमंडल में उपस्थित गैसें हैं या जो ऑक्सीकारक पदार्थ हैं वो या तो मेटल्स की प्रॉपर्टीज को चेंज कर देती हैं या लॉस ऑफ मेटल हो सकता है। अब थ्योरी ऑफ कोरोजन्स बाय गैसियस एनवायरनमेंट, तो गैसियस एनवायरनमेंट से होने वाले कोरोजन के लिए थ्योरीज दी गई हैं। पहला कि जो धातु में वायुमंडलीय गैस है वो अणु, परमाणु या आयन के रूप में विलयन बनाते हुए घुलती जाती है और इसे धातु में गैस का विसरण कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि धातु के साथ संपर्क में आने वाली जो गैस है वो या तो मॉलिक्यूलर या एटॉमिक या आयनिक रूप में गैस मेटल के उस पर एब्जॉर्ब होती रहती है, घुलती रहती है, और धीरे धीरे धातु में गैस जो है वो विसरित होती रहती है। यहाँ रिएक्शन पार्ट नहीं लिया है, हमने क्या लिया है, गैस का विसरण। दूसरा पार्ट है कि सतह पर यानी सरफेस पर अभिक्रिया के द्वारा कोई प्रोडक्ट बन जाता है, यानी मेटल का गैस के साथ मेटल की सरफेस पर रिएक्शन होती है और उस रिएक्शन के फलस्वरूप होगी क्या स्थिति कि कोई ना कोई प्रोडक्ट बनेगा। अब सपोज करते हैं कि जैसे ऑक्सीजन गैस है, उसने मेटल के साथ रिएक्ट किया और ऑक्साइड की एक फिल्म बना ली। ऐसे ही H2S गैस जो कि वातावरण में उपस्थित है, उसने गैस मेटल के साथ रिएक्ट करके सल्फाइड फिल्म बना ली। कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसने कार्बोनेट की फिल्म बना ली। तो इस प्रकार से एक ही धातु पर तीन अलग अलग तरह की गैसें मिलकर
तीन प्रकार के कोरोजन प्रोडक्ट बना सकती हैं। तो अब जो सतह पर पदार्थ बनते हैं, जो सतह पर उत्पाद बनते हैं, वो अनस्टेबल होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा स्टेबल हैं, परमानेंटली जम जाएंगे, नहीं, वो बनते रहते हैं, डिसॉल्व होते रहते हैं, इसलिए हमने कहा कि ये बहुत अनस्टेबल हैं। तो M प्लस प्लस हाफ O2 जैसे ऑक्सीजन से रिएक्ट करा तो ऑक्साइड फिल्म बन गई MO, और ये MO दोबारा टूटकर मेटल और ऑक्सीजन रिलीज कर सकता है, हाफ O। आगे बात समझ। तो इस तरह से जो भी उत्पाद बनते हैं वो अस्थायी हैं और वापस अपने में टूट सकते हैं, पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी, इस स्थिति में क्या होगा कि कोरोजन नहीं होगा, क्योंकि प्रोडक्ट बन रहा है, वो वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, तो धातु ऐसे की ऐसी अवस्था में पड़ी हुई है। और इस तरह का उदाहरण किसमें होता है? प्लेटिनम में होता है। प्लेटिनम हम जानते हैं, हमने उदाहरण लिया था कि प्लेटिनम और सोना बहुत स्टेबल हैं पैलेडियम के साथ, तो इनमें कोरोजन नहीं पाया जाता। अब दूसरी तरह के उत्पाद जो बनते हैं, जो मेटल्स के साथ गैसें अभिक्रिया करती हैं, तो उस तरह से बनने वाले पदार्थ बहुत हाई टेम्परेचर पर वेपर बन जाते हैं, उच्च ताप पर वाष्पशील हो जाते हैं, और इस स्थिति में कोरोजन अधिक होता है, जैसा कि मॉलिब्डेनम और टंगस्टन में होगा। तो यहाँ क्या हो रहा है कि जो उत्पाद बन रहे हैं, अगर उनको टेम्परेचर ज्यादा मिलता है, जैसे गर्मी हो गई बहुत ज्यादा, तो उस स्थिति में वो वेपर स्टेट या वाष्पशील अवस्था में आ जाते हैं, और फिर बहुत ज्यादा उनमें कोरोजन की अवस्था आ जाती है। तो ये उदाहरण हुए कौन कौन सी धातु हैं? मॉलिब्डेनम और टंगस्टन। तीसरे में क्या है? जो बनने वाले उत्पाद हैं वो स्थायी होते हैं, और सामान्य प्रकार में क्या होगा? इसी तरह के कोरोजन्स पाए जाते हैं। तो इसका मतलब मेटल्स जब ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन सल्फाइड से, कार्बन डाइऑक्साइड से, सल्फर डाइऑक्साइड से, इन सब से, जब पानी से, नमी से, इनसे जब रिएक्शन करती हैं, तो इनमें जो बनने वाले प्रोडक्ट्स हैं, जो इनकी सतह पर बनते हैं, वो सामान्य तौर पर स्थायी होते हैं। तो इस प्रकार के कोरोजन में जो उत्पाद फिल्म, जो उत्पाद बना, वो धात्विक सतह को, मेटेलिक सरफेस को पूरी तरह से ढक लेता है, और ढकने से क्या होगा? एक फिल्म बन जाती है, पोरस सी फिल्म बन गई, एक लेयर बन गई बिल्कुल, जिससे कि अब मेटल ढक चुकी है। और जो फिल्म बन जाती है उस पर गैसों का डिफ्यूजन या विसरण चलता रहता है। तो इस प्रकार से जो बनी हुई फिल्म है वो एक नॉन पोरस फिल्म बना देती है। यानी पहले एक पोरस फिल्म बनी, उस पोरस फिल्म में गैसों का आराम से विसरण या डिफ्यूजन हो रहा है, और उस डिफ्यूजन से फिर एक नॉन पोरस फिल्म भी बनती चली गई। यानी अब जो प्रोडक्ट है उसकी मोटाई और बढ़ जाती है, और वो धातु को पूरी तरह से, मेटल को पूरी तरह से ढक लेती है। तो जो तीसरे प्रकार की फिल्म है वो कैसी होती है? वो टूट जाती है। मतलब एक पोरस है, दूसरी नॉन पोरस है, फिर उसके ऊपर एक तीसरे प्रकार की फिल्म और बन गई, वो शायद टूट जाए, वो मोटी हो जाए। तो ये थे हमारे गैसेस के द्वारा कितने प्रकार के कोरोजन्स एनवायरनमेंट में हो सकते हैं। तो 3 टाइप के हमने पढ़ लिए। एक बिल्कुल अनस्टेबल हैं, दूसरे हाई टेम्परेचर पर पॉसिबल हैं, और तीसरे जो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। अब हम आ रहे हैं द्रवों द्वारा या विलयनों द्वारा कोरोजन। तो कोरोजन बाय लिक्विड्स या सॉल्यूशंस, इसमें मेटल और सराउंडिंग, परिपार्श्विक है ना, मेटल और सराउंडिंग के बीच में इलेक्ट्रोकेमिकल या केमिकल रिएक्शन होती है। विद्युत रासायनिक या रासायनिक अभिक्रिया होगी, और उसके द्वारा ही क्या होगा? कोरोजन होगा। इसमें हम इसको क्या कहते हैं? इमर्स्ड कोरोजन भी कहते हैं। और इमर्स्ड कोरोजन या कोरोजन बाय लिक्विड्स या सॉल्यूशन 2 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला है केमिकल कोरोजन।
तो केमिकल कोरोजन में मेटल और उसके चारों ओर जो लिक्विड है उसके बीच में इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होती है, मतलब रिएक्शन होना जरूरी है। और किस किस के बीच हो रही है? मेटल और मेटल के आस जो लिक्विड है। अब इस तरह के कोरोजन में कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो कोरोजन की रेट को प्रभावित करते हैं। जैसे जो लिक्विड पड़ा है मेटल के आसपास, उसकी कंसंट्रेशन, मेटल को उसने कितनी गहराई तक डुबो रखा है, फिर उस लिक्विड में ऑक्सीजन कितनी डिसॉल्व है, घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा, टेम्परेचर, ताप कितना है, मान लो गर्मी है, सर्दी है, क्या है, फिर मीडियम में या माध्यम, जैसे वो लिक्विड जो है वो पानी में है कि अल्कोहलिक है, किसी डाइस का है, गंदा पानी है, तो उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन, और कोरोजन के दौरान जो पदार्थ बन रहा है, कुछ भी बन सकता है, ऑक्साइड्स हैं, कार्बोनेट्स हैं, सल्फेट्स हैं, उनका नेचर, प्रकृति, कोरोजन के मीडियम का वैद्युत चालकता, पीएच, मीडियम अम्लीय है कि क्षारीय है, और कोलाइडल की उपस्थिति, मतलब मीडियम कोलाइडल है, क्योंकि क्लियर सॉल्यूशन तो नहीं होगा, ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, तो किस तरह के कोलाइड्स, गाढ़ा गाढ़ा किस तरह का उसमें उपस्थित है, कोरोजन किस तरह का हुआ है, ये सब उसकी रेट पर इतने सारे फैक्टर्स डिपेंड करेंगे। अगर जो है रिएक्शन हो रही है उस मेटल और मेटल के साथ संपर्क में आए हुए द्रव के साथ, यह है एक तरह का कोरोजन। दूसरा है पानी के द्वारा कोरोजन। अब पानी के द्वारा कोरोजन को हम लिखते हैं अंडर वाटर कोरोजन। तो इसमें क्या है, पानी के द्वारा कोरोजन हो रहा है, तो एक बहुत सीधा और सिंपल सा उदाहरण हम सब देखते हैं कि जब नल हमारे लोहे के होते हैं तो उनमें पानी के नलों में जंग लग जाता है, क्योंकि लगातार वो पानी के संपर्क में रहते हैं, और इसलिए पानी के द्वारा ही जंग लगना, और ये जो जंग लगना है ये भी क्या कहलाता है, कोरोजन कहलाता है। अब पानी को जब हम गर्म करते हैं तो उस बर्तन पर भी सफेद सफेद सा जमने लगता है। उसी तरह से जो पानी के गर्म करने के परमानेंट बॉयलर्स होते हैं, जिनमें हम सर्दियों में पानी गर्म करते हैं, तो उन पर भी अंदर की सतह पर सफेद सफेद चीज, बहुत मोटी मोटी परतें जम जाती हैं। तो ये पानी की वजह से मेटल पर कोरोजन होता है। तीसरा है अंडरग्राउंड कोरोजन, भूमिगत संरक्षण। तो भूमिगत पानी के नल के ऊपर, सीमेंट, कंक्रीट पर, सब पर लोहे का कोरोजन होता है। अब दूसरा आ रहा है थ्योरी ऑफ कोरोजन बाय लिक्विड्स और सॉल्यूशंस। तो ये जो द्रवों के द्वारा कोरोजन होता है, इसके लिए इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी दी गई, वैद्युत रासायनिक सिद्धांत। तो वैद्युत रासायनिक सिद्धांत मुख्यतः जो है वो लोहे पर जंग लगने का सिद्धांत को समझाता है। इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी या विद्युत रासायनिक सिद्धांत में हम ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रियाएं लेते हैं, और इस सिद्धांत के अनुसार क्या माना गया कि जो मेटल है, जो धातु है, उस पर असमान सतह या लोहे की उपस्थिति में अशुद्ध ऑक्सीजन घुलती रहती है। जल या कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में एक से प्रकार के छोटे छोटे विद्युत सेल, जिनका कोरोजन कपल कहते हैं, वो बनते रहते हैं। मतलब जो मेटल है उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सिद्धांत के अनुसार ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं होती रहती हैं। कैसे होंगी? क्योंकि जो मेटल है उस पे यूनिफॉर्म सतह नहीं होती है, अनयूनिफॉर्म लेयर पर लोहे की उपस्थिति है, उस पर कोरोजन होता है, इम्प्योरिटीज की वजह से होता है, पानी की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। तो छोटे छोटे से कपल्स बन जाते हैं, एक ब्लॉक्स बन जाते हैं जिन्हें कहते हैं। और धातु की सतह पर कई जगह अलग अलग ब्लॉक्स में
मॉइस्चर भी घुल जाती है और उस मॉइस्चर में जो ऑक्सीजन है वो एक फिल्म के रूप में, लेयर के रूप में मेटल पर जमा हो जाती है। तो जो ये छोटे छोटे इलेक्ट्रो के अपघटन या विद्युत अपघटन सेल हैं, उनमें शुद्ध आयरन यानी जो प्योर फॉर्म में आयरन है वो तो एनोड, और जो अशुद्धियां हैं, जो इम्प्योरिटीज हैं, वो कैथोड का कार्य करती हैं। तो जो शुद्ध लोहा बचता है वो तो एनोड की तरह है, और जो इम्प्योरिटीज हैं जो उसको कोरोजन के लिए अफेक्ट कर रही हैं वो कैथोड का कार्य करती हैं। तो हम जंग को दो प्रोसेस में कह सकते हैं कि प्रत्येक सेल के, हम जानते हैं कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, तो एनोड पर आयरन मेटल में कन्वर्ट हो गया, Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं ये किस पर जाएंगे? कैथोड पर होती है, कैथोड पर। और जब ये कैथोड पर जाते हैं तो कैथोड पर जाने पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हाइड्रोजन्स के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। हाइड्रोजन का अपचयन हो जाता है, ये जल में परिवर्तित हो जाते हैं या जल में उपस्थित अम्लीय पदार्थ द्वारा हो जाते हैं। तो H2O में H प्लस OH माइनस है, या कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी मिलकर H प्लस HCO3 यानी एसिड बना लेता है, या H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन H बना लेता है। तो इस तरह से ये रिएक्शंस होती है और अम्ल बन जाता है, पानी बन जाता है, या H उदासीन रह जाता है। तो एनोड पर जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वो कैथोड पर आकर रिडक्शन रिएक्शन देते हैं। तो ये जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सिद्धांत जो है वो लिक्विड्स के लिए दिया गया। नेक्स्ट पार्ट में हम कोरोजन का आगे वाला पार्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।